अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। सब्जी वर्गीय फसलों की स्वस्थ पौध तैयार करने की उन्नत तकनीक, अधिक उपज के लिए कैसे करें बसंतकालीन गन्ने की बुवाई, मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसानों को कृषि सलाह। हमारे प्रदेश के जो किसान टमाटर, बैगन, मिर्च आदि सब्जी फसलों की खेती करना चाहते हैं, इनसे अधिक उत्पादन के लिए ये जरूरी है कि वो खेत में स्वस्थ पौध का रोपण करें। तो आज हम आपको सब्जी वर्गीय फसलों की स्वस्थ पौध तैयार करने की कोकोपीट विधि के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। साथ ही इस विधि से पौध तैयार करने के क्या लाभ है, आइए जानते हैं ग्राम करमदी, जिला रतलाम के प्रगतिशील किसान भगवती लाल पवार से। 1000 स्क्वायर मीटर का मेरा ग्रीन हाउस है। उसके अंदर मैं नर्सरी तैयार करता हूँ, खुद के लिए भी और अन्य किसान भाइयों को जिन लोगों को आवश्यकता होती है उनको भी मैं ये पौधे तैयार करके देता हूँ। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सब्जियों की खेती करने के लिए नर्सरी में पौध तैयार करनी पड़ती है, जिसमें अनेक प्रकार के कीट और रोगों का प्रकोप होता है और हमें स्वस्थ पौध नहीं मिल पाते। इसलिए आप कोकोपीट का प्रयोग करते हुए प्रो ट्रे में ग्रीन हाउस के अंदर सब्जियों की स्वस्थ नर्सरी तैयार कैसे करें, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, नर्सरी तैयार करने के बारे में बात करो तो ट्रे के अंदर हम लोग कोकोपीट डाल के बीज डालते हैं। 104 मतलब बीज इसके अंदर एक ट्रे के अंदर आते हैं। मतलब एक एक बीज एक एक होल में डालते हैं। प्रत्येक बीज का सदुपयोग होता है और एक अच्छा जर्मिनेशन भी हमें इससे मिलता है। तो ये एक बीजों का हमारा जो नुकसान होता है वो इसमें नहीं होता है। ट्रे के अंदर जो कोकोपीट के अंदर यदि अपन बीज डालेंगे तो करीब 80 से 90% जर्मिनेशन हम लोगों को मिलता है। शुरुआत में जब अपन कोकोपीट के अंदर बीज डाल के और रखते हैं, उस समय इसमें एक अच्छा सा गहरा पानी का स्प्रे कर दें ताकि ये पूरी तरह गीला हो जाए। उसके बाद इसके ऊपर यदि आप चाहें तो कुछ टाट डाल सकते हैं या नेट डाल सकते हैं, जिससे इसको थोड़ी सी गर्मी मिले। थोड़ी गर्मी मिलेगी तो बीज अंकुरित होकर करीब हर एक फसलों का अलग अलग होता है। मिर्च में 7 से 8 दिन लगते हैं, टमाटर में 4 दिन में होता है। ये तरबूज के बारे में बात करूँ तो ये 4 से 5 दिन में ये भी जर्मिनेशन होके बाहर आ जाता है। उसमें कोई कहीं पे भी यदि 2 बीज भी डल गए हैं तो उसको इधर से उधर शिफ्टिंग करके भी अपन मतलब 2 पौधा हो एक खाने में तो उसको दूसरे में भी लगा के वो पौधा पूरी तरह तैयार कर सकते हैं। सिंचाई का प्रबंधन सर, इसमें हल्का सा अपना पानी का टैंक कोई हो, उससे भी नली जोड़ के इसमें हल्का सा पानी का शॉवर लगता है, कोई ज़्यादा नहीं। यदि वो भी व्यवस्था नहीं हो तो हम लोग दवाई छींटने की जो टंकी होती है उसके द्वारा भी इस पर पानी का स्प्रे कर सकते हैं। खाद की बात करें तो हल्का फुल्का इसके अंदर हम लोग स्प्रे के माध्यम से ही खाद भी इसको मिल जाता है। रोग प्रबंधन के बारे में बात करें तो इसमें ज़्यादातर तो फंगीसाइड का उपयोग करना पड़ता है ताकि कोई फंगस इसमें ना आए। तो ये एक स्वस्थ और निरोगी पौधा हमको मिलता है। स्वस्थ और निरोगी पौधा यदि हमें मिलेगा और हम उसको फील्ड में लगाएंगे तो उसका उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और जल्दी उत्पादन भी मिलना चालू हो जाएगा। नेट हाउस में पौधा 50% नेट के अंदर आधी धूप आधी छाँव के अंदर तैयार हो जाता है। उसके बाद हम लोग इसको बाहर पूरा 100% धूप में रख के उसको पूरा परिपक्व बनाते हैं, जो ओपन फील्ड में भी जाके पौधा मुरझाए नहीं।
किसान भाइयों, अभी आपने ग्रीन हाउस के अंदर प्रो ट्रे में सब्जियों की स्वस्थ नर्सरी तैयार कैसे करें, इसके बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं कि ग्रीन हाउस के अंदर प्रो ट्रे में सब्जियों की नर्सरी तैयार करने से कौन कौन से लाभ होते हैं। और एक ज़मीन पे भी लोग पुरानी पद्धति से जो लोग हम लोग खेती में क्यारी करके और वहाँ बीज डाल के और पौधा तैयार करते थे, उसमें और इसमें ये अंतर है कि उसका जो पौधा की बारे में बात करें, इतना मजबूत और हेल्दी पौधा नहीं बन पाता है। और यदि जो ट्रे और कोकोपीट का जो पौधा होता है उसमें और खेत के जो पौधा होता है उसमें करीब 20 दिन का अंतर हो जाता है। इसमें 20 दिन पहले प्रोडक्शन चालू हो जाता है, उसमें 20 दिन बाद प्रोडक्शन चालू होता है। और उत्पादन के बारे में बात करें तो उससे अधिक उत्पादन भी मिलता है। तो यदि कोकोपीट के पौधे की बात करें तो मैं एक आपको पौधा बताऊंगा जिसके अंदर आप देखेंगे तो जो जड़ों का विकास इस पौधे में हुआ है वो हम लोग ज़मीन पे नहीं ले पाते हैं। ये एक इसकी जो सफ़ेद दिख रहा है ये पूरी तरह इसकी जड़ों का विकास है। और पौधे की मजबूती के बारे में बात करेंगे तो ये पौधे की मजबूती होती है जो एक कड़कपन होता है, इसका स्टम्प भी मजबूत होता है, जड़ों का विकास भी बहुत अच्छा होता है और एक स्वस्थ और निरोगी पौधा हम लोगों को खेत में लगाने के लिए मिलता है। नेट हाउस के अंदर लगाने का एक बेनिफिट ये होता है कि इसके अंदर आइसोलेट होता है, पूरी तरह से भारी कीट प्रबंधन होता है, किसी भी प्रकार का रोग इस पर एकदम से अटैक नहीं करता है। बाहर ये सब चीज़ों का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। इसमें चारों तरफ नेट लगी हुई है, ऊपर नीचे हम लोगों ने विटमेट लगा रखा है ताकि इस पर नीचे से भी कोई घास फूस ज़मीनी जो रोग होते हैं वो चीज़ भी इसको एकदम से टच नहीं होता है, ज़मीन से हट के थोड़ा सा होता है। ट्रे में हम लोगों ने लगाने का एक फ़ायदा ये है कि हम इसको कहीं पे भी ये शिफ्टिंग भी कर सकते हैं। यदि कुछ लग रहा है कि हम इसको यहाँ से इस रोप को कहीं और करना चाहें तो वो भी उठा के हम लोग अलग रख सकते हैं। अन्य किसान भाई भी इस पद्धति से यदि करना चाहे तो एक नेट हाउस हो, यदि नेट हाउस की उनके पास कोई फैसिलिटी ना भी हो तो कुछ ऐसा प्रबंधन करे कि जिसमें वो आसपास से किसी इंसेक्ट से बचाएं और छोटा हल्का फुल्का भी छायादार हो, उसमें ये इस तरह से बीज डाल के और पौधे तैयार करके और अपनी खेती के लिए तैयार करें। यदि वो ट्रे में और पौधा तैयार करेगा उसको बनिस्बत ज़मीन पे जो तैयार कर रहा है उससे बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। वो कंपैरिजन भी कर सकता है कि मैंने ज़मीन से पौधा निकाल के लगाया और ये ट्रे का पौधा लगाया, उसमें उसको रात दिन का अंतर मिलेगा। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। बसंतकालीन गन्ने की बुवाई का उचित समय चल रहा है, तो प्रदेश के जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं वो इस फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए उन्नत प्रजातियों का चयन कर किस तरह से करें इसकी बुवाई, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर धीरू सिंह। गन्ने की बुआई का समय आ गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि गन्ना उत्तरी भारत में वर्ष में 3 दफ़े लगाया जाता है। एक तो गन्ना लगाया जाता है 15 सितंबर से लेकर के 15 अक्टूबर के बीच में, जिसे हम शरदकालीन गन्ना कहते हैं। और दूसरा गन्ना बोया जाता है आपका 15 फरवरी से लेकर के 15 मार्च के बीच में। और तीसरे प्रकार का गन्ना जो है वो गेहूं काटने के बाद लगाया जाता है अप्रैल के लास्ट से लेकर के और मई के शुरू में। किसान भाइयों, यदि आपके खेत खाली नहीं हैं और गेहूं की कटाई के बाद गन्ने की बुआई की योजना बना रहे हैं, तो आपको इसी समय शीत तकनीक से पौधे तैयार करने होंगे, जिसकी रुपाई आप अप्रैल या मई के प्रथम सप्ताह में कर सकें। ऐसा करने से गन्ने की उचित बढ़वार होगी और उपज भी फरवरी मार्च में बोई गई गन्ने के बराबर ही प्राप्त होगी। तो इस समय जो समय चल रहा है ये बसंतकालीन गन्ने का चल रहा है और इसमें उपयुक्त समय है। इसके गन्ना बोने के लिए टेम्परेचर जितना होना चाहिए वो इस समय पर उपलब्ध है। उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि जो खेत है अपना, उस खेत में हमें पानी लगाना होगा, पलेरा जिसको कहते हैं आप लोग।
परिवा करने के बाद खेत को ठीक प्रकार से तैयार करना है। तैयार करने के पश्चात उसमें आपको गूल खोलनी है, जिसको आप रिज भी कहते हैं। उसको या तो आप बैलों से चालित हल के द्वारा खोल सकते हैं अथवा जो ट्रैक्टर चालित रिजर हैं उनके द्वारा भी इसको खोल सकते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि गन्ना जो है वो गन्ने से ही काट करके टुकड़े बनाए जाते हैं और वो ही इसमें बोए जाते हैं। तो उसके लिए आवश्यक है कि गन्ने का जो बीज है वो अच्छी नर्सरी से आप लें। वैरायटियों का चुनाव भी ठीक आपको करना होगा। अगर आपकी वैरायटी पुरानी है, जैसे 767 है, 8436 है, जिसमें आजकल रोगों का प्रकोप काफ़ी बढ़ गया है, हालांकि अच्छी वैरायटियां हैं लेकिन इनमें ये काफ़ी लंबे समय से चली आ रही हैं, इनमें रोग का प्रकोप हो गया है, तो उसके लिए आप अच्छी वैरायटियों का चुनाव करेंगे। उसमें भी 2 प्रकार की प्रजातियाँ हैं, शीघ्र पकने वाली और दीर्घ लंबी अवधि में पकने वाली वैरायटियाँ हैं। उसके लिए जो भी आपके क्षेत्र के लिए उपयुक्त हो उनमें से आप अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन कर लें, चुनाव कर लें और अच्छी पौधशाला से उसका बीज लें। बीज लेने से पहले ये ध्यान कर लीजिएगा कि बीज का जो गन्ना है वो ज़्यादा पुराना ना हो। लगभग 9-10 महीने का गन्ना अगर हो तो ज़्यादा अच्छा उसका जमाव होता है, अन्यथा उसके जमाव में परेशानी पैदा हो जाती है। गन्ने के बीज के लिए यदि संभव हो तो अच्छे जमाव के लिए लगभग 15 दिन पहले उस खेत में आपको थोड़ा सा अगर पानी लगा दें तो उससे अंकुरण आपका अच्छा होता है। और उसके पश्चात आप गन्ने की कटाई करें। गन्ने की कटाई करने के पश्चात ज़मीन से मिला करके उसको काटें और उसकी जो पत्तियां हैं उसको दरांती वगैरह से ना छिलें, उसको हाथ से उतारें, जिससे उसकी जो बर्ड्स हैं, उसकी जो आँखें हैं वो उनको नुकसान ना हो, उनको हानि ना पहुँचे। उसके पश्चात उसमें 3 आँख वाले टुकड़े काट लीजिए और 3 आँख के टुकड़े काट करके और उसको किसी फंजीसाइड में या तो कार्बेंडाजिम में या बाविस्टिन में या एमिसान में 0.2% के हिसाब से उसको आप ट्रीट कर लेंगे। ट्रीट करने के लिए लगभग 10 मिनट का समय उसको चाहिए होता है। उससे आपकी जो संभावित बीमारियां होती हैं वो उन बीमारियों से आपका निदान हो सकता है, क्योंकि खड़ी फसल में इन रोगों का कोई नियंत्रण नहीं हो पाता। इसलिए इसमें सीड का ट्रीटमेंट करना, उपचारित करना बहुत आवश्यक है। यदि आपके मिल में MHT प्लांट है तो MHT प्लांट के द्वारा भी बीज का शोधन किया जा सकता है। उसके लिए 2 घंटे का समय होता है उसको गर्म करने के लिए और उसमें 54 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम होना चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जिसमें आप MHT प्लांट में गन्ने का शोधन कर रहे हैं, ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसमें आवश्यक नमी का होना भी आवश्यक है, आर्द्रता होना आवश्यक है, लगभग 95% से 98%। यदि आपने टेम्परेचर दे दिया और उसमें ह्यूमिडिटी नहीं हुई, आर्द्रता नहीं हुई, तो उससे गन्ने के बीज को शोधन करते समय नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसके पश्चात बीज को ठंडा करके और खेत में उसको लगाया जाता है। खेत में लगाने के लिए 75 सेंटीमीटर पर आप लाइन खोल लें। 150, 60, 40 के हिसाब से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा का आप सिलेक्शन कर लें। या तो आप NPK के द्वारा दे दें या आप डाई के द्वारा दें या अलग अलग मात्रा आप यूरिया के द्वारा और SSP के द्वारा या म्यूरेट ऑफ पोटास के द्वारा भी दे सकते हैं। और ये भी ध्यान रखने की बात है कि आजकल खेतों में ऑर्गेनिक कार्बन की भी कमी के साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सूक्ष्म जो पोषक तत्व हैं, उनकी भी कमी देखी जा रही है। तो यदि आपके खेत में आपने मिट्टी की जांच कराई है और उसमें सल्फर की कमी है तो सल्फर 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, और यदि जिंक की कमी है तो 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जिंक सल्फेट का भी प्रयोग बुआई करते समय आपको करना है, जिससे आपकी पैदावार अच्छी हो सकेगी। बोने के लिए आज
आमतौर पर उत्तरी भारत में जो फ्लैट मेथड है, फ्लैट बेड मेथड, वही ज़्यादातर इसमें यूज में आता है। तो आप रिज खोल देते हैं, गन्ना बो देते हैं, उसके बाद फिर उसके ऊपर पटेला चल के उसको समतल करके बराबर कर देते हैं। और यदि मॉइस्चर के नमी की कमी आपको दिखाई पड़ती हो तो उसमें आप रोलर भी चला सकते हैं। रोलर चलाने के पश्चात खरपतवारों से नियंत्रण पाने के लिए उसमें एट्राजीन की छिड़काव 2 किलोग्राम सक्रिय पदार्थ लेकर के 800 लीटर पानी में घोल करके समान रूप से पूरे खेत में आप छिड़काव कर देंगे तो उससे जो संभावित खरपतवार हैं उनसे आपको निजात मिल सकेगी। क्योंकि आप जानते हैं कि गन्ना जो है वो लगभग 30-35 दिन जमा होने में ले लेता है, तो तब तक खरपतवार खेत में निकल आते हैं। और यदि खरपतवारों को हमने समय से निकालने की व्यवस्था नहीं की तो वे गन्ने की फसल को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाते हैं। उसकी नमी को खींच लेते हैं, उसके जो पोषक तत्व हैं उनको खींच लेते हैं, और जो उसके लिए टिल्लिंग होना चाहिए, जो पौधे जमा होना चाहिए, वो कमज़ोर हो जाता है। इसलिए खरपतवार नियंत्रण करना भी आवश्यक है। यदि किन्हीं कारणों से आप खरपतवार नाशी का प्रयोग नहीं कर सके हैं तो अंधी गुड़ाई करके खरपतवारों को आप निकाल सकते हैं। एक बात इसमें और ध्यान रखने की है कि चूँकि लाइन से लाइन की दूरी इसमें 75 सेंटीमीटर हम रखते हैं, 2.5 फुट रखते हैं, तो इसमें जो बीच का जो स्थान है 2 लाइनों के बीच में, उसमें आप इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं, लाभकारी होगी और उससे आपकी फसल को भी लाभ होगा और आपकी जो कुछ आवश्यकता है दलहन की वो भी पूर्ण हो जाती हैं। तो उस दशा में आप 2 लाइनों के बीच में यदि उड़द लगाना चाहते हैं तो 30 सेंटीमीटर पर 2 लाइनें उड़द की लगा दीजिए, और यदि मूंग लगाना चाहते हैं तो उसकी 1 लाइन ही लगाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि मूंग उड़द से कुछ ज़्यादा बढ़ती है। भिंडी भी आप लगा सकते हैं। और यदि आपके आसपास में कोई शहर वगैरह पड़ता हो तो कुकुम्बर, जैसे आपका लौकी है, काशी फल है और आपका खीरा है, ककड़ी है, इनको भी आप लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इनको समय से आप इनको थोड़ा सा जो इनकी बेल वगैरह हैं उनको लाइन लाइन के बीच में ही थोड़ा सा सहारा देने का काम कर सकते हैं। कि यदि ये अपने गन्ने में इंटरक्रॉपिंग लिया है, उड़द लिया है, मूंग लिया है, भिंडी लिया है या कोकुम्बर लिए हैं, तो उस दशा में आप एट्राजीन का प्रयोग ना करें। उस दशा में खरपतवार नियंत्रण करने के लिए एक दवाई आती है पेंडिमिथिलिन। पेंडिमिथिलिन की 3.3 लीटर अर्थात 3 लीटर 300 मिलीलीटर दवाई को लेकर के 800 लीटर पानी में घोल करके एट्राजीन के स्थान पर उसको प्रयोग करेंगे तो आपका जो इंटरक्रॉपिंग है उसमें भी आपको लाभकारी होगा और जो गन्ने की फसल है उसमें खरपतवार नियंत्रण हो सकेगा। औषधि और संगंधीय फसलों की खेती अब बहुत से किसान भाई करने लगे हैं, जिसके अंतर्गत आज सेना फसल की बात करेंगे। तो किसान भाइयों, ये फसल औषधि के रूप में किस प्रकार उपयोगी है और इसकी बुवाई कैसे की जाती है, इन सभी विषयों पर जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर सुदान सिंह। देखिए, सेना बहुत ही ज़्यादा मांग वाला औषधि पौधा है और इसकी बुवाई का जो असिंचित क्षेत्रों में समय है वो है जून और जुलाई, जहां पर वर्षा बहुत कम होती है, जैसे हमारे राजस्थान का क्षेत्र। लेकिन सिंचित जगहों में जहां पर इसकी खेती गर्मी की फसल के रूप में की जाती है, वहां पर इसका जो सही समय है 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च। सेना एक औषधि पौधा है जिसे सोनमुखी के नाम से भी जानते हैं। इसके तैयार उत्पाद का प्रयोग कब्ज के उपचार के लिए किया जाता है, अतः इसकी खेती करके आप अधिक आय ले सकते हैं। किसान भाइयों, इसकी खेती बलुई दोमट मिट्टी और दोमट मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन अधिक जल जमाव इसके लिए नुकसानदायक होता है। इसलिए मिट्टी में जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इस फसल के लिए 1 हेक्टेयर खेत में गोबर की खाद उपलब्ध होने पर ही प्रयोग करें। साथ ही बुआई के समय 50 किलोग्राम यूरिया और 50 किलोग्राम DAP का प्रयोग करें। इसकी बुवाई के लिए इसके बीज होते हैं और आप ऐसे समझ लीजिए कि तरबूजे जैसे बीज होते हैं, लेकिन उनका रंग जो है हरा होता है। 1 हेक्टेयर में बुवाई के लिए 20 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, इसका बीज कठोर होता है, इसलिए जब भी बुवाई करें बीज को 10 से 12 घंटे के लिए भिगो लें। तरबूजे के जैसे जो बीज हैं उनको 60 सेंटीमीटर की लाइन से लाइन की दूरी पर 10 से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बीज बो दिया जाता है। और कुल मिला के अगर ये पौधे रहते हैं तो इतने पौधे खेती के लिए पर्याप्त रहते हैं। अगर ऐसी संभावना हो
असिंचित क्षेत्रों में के पौधे कम जमेंगे तो बीज थोड़ा सा लाइन में 10-12 सेंटीमीटर की जगह 3-4 सेंटीमीटर की दूरी पर डाल दिया जाता है। और फिर ज़्यादा पौधे अगर उग जाते हैं तो उनको उखाड़ के 25 दिन बाद जमने के बाद निकाल दिया जाता है। इसकी जो दूरी है 60 सेंटीमीटर से लेके 45 सेंटीमीटर वर्षा के आधार पर रखी जाती है और पौधे से पौधे की दूरी इसकी 15 से 20 सेंटीमीटर रखी जाती है। इसकी रुपाई द्वारा खेती संभव नहीं है क्योंकि इसके पौधे को उखाड़ के नर्सरी में लगा के फिर दोबारा स्थापित नहीं किया जा सकता। ये जो है 2 दाली जो फसल होती हैं उनके समूह का पौधा है, इसकी सीधी बुवाई ही की जाती है। ऐसा है, इसका जो उत्पादन है वो है इसके फलियों के छिलके और पत्तियां जो कि औषधि के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर छिलकों की बात की जाए तो एक कटाई में 15 से 20 कुंटल छिलके आराम से पैदा हो जाते हैं बहुत अच्छी फसल में। लेकिन अगर पत्तियों की बात की जाए तो पत्तियां करीब 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर पैदा हो जाती हैं। अगर 2 कटाई ली जाए तो इसकी उपज और बढ़ जाती है। फसल तैयार होने में लगने वाले समय की बात करें तो 120 दिन में पत्तियों का उत्पादन मिलने लगता है। यदि फलियों के उत्पादन की बात करें तो इसका उत्पादन 150 दिनों में प्राप्त होता है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग जबलपुर, मुरैना, सीहोर, रायपुर द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर कृषि सलाह। आने वाले दिनों में बादल युक्त मौसम बना रहेगा। कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी होने के भी आसार हैं। अतः प्याज और लहसुन में थ्रिप्स कीट के प्रकोप की संभावना है। ये सूक्ष्म कीट पौधे की पत्तियों के बीच में छिप कर रहता है और रस चूसता है। इसके द्वारा पौधों में फफूंदी, विषाणु और जीवाणु के रोगों का मिला जुला असर दिखाई देता है और पौधा बीच में से सूखता है और पूरा पौधा ही सूख जाता है। नियंत्रण के लिए कीटनाशक के साथ 0.25 प्रति कैप्टान का छिड़काव करें। पकी हुई अदरक और हल्दी के कंदों पर समय पर खुदाई करें। सरसों की फसल में 75% फलियां पीली पड़ने पर फसल की कटाई करें। गेहूं की फसल जो फूल अथवा दूधिया अवस्था में है उसमें सिंचाई करें। चने में दूसरी सिंचाई 60 से 65 दिनों बाद फलियां बनते या दाना भरते वक्त करें तथा फसल का सतत निरीक्षण करते रहें और प्रति मीटर 2 से 3 इल्लियां दिखाई देने पर इंडोक्साकार्ब 300 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। बादल युक्त मौसम रहने के कारण आम में बौर झड़ने की संभावना है। नियंत्रण के लिए निदाई गुड़ाई कर उचित मात्रा में खाद और उर्वरक दें। तत्पश्चात हल्की सिंचाई दें और आखिर में प्लानोफिक्स दवा से 3 से 5 मिलीलीटर प्रति पंप के हिसाब से मटर के आकार के फल की अवस्था पर घोल बनाकर छिड़काव करें। आम में मिलीबग के नियंत्रण के लिए गर्मी के दिनों में तने के चारों ओर मिट्टी खोदकर मिथाइल पैराथियन डस्ट 2% या 250 ग्राम प्रति पौधा दें। इसके बावजूद भी मिलीबग दिखाई देने पर मोनोकोटोफॉस दवा 40 मिलीलीटर प्रति पंप के मान के पौधे पर छिड़काव करें। ग्रीष्मकालीन सब्जियों की तैयार पौधे का रोपण करें, जैसे लौकी, गिलई, तोरई, करेला, टमाटर, मिर्च, बैंगन, भिंडी, ग्वारफली, बरबटी, तरबूज, खरबूज और ककड़ी और खीरा की बुआई करें। ग्रीष्मकालीन पुष्पों की खेती के लिए पौध तैयार करें या तैयार पौध की रोपाई करें। पशुओं को HS, FMD व BQ का टीका पशु चिकित्सक की सलाह से अवश्य लगाएं। पशुपालक और मुर्गी पालकों के लिए निर्देश है कि शाला में स्थान शुष्क एवं हवादार रखें। पशुशाला और मुर्गीशाला के फर्श पर प्रतिदिन 5 मिलीलीटर फिनाइल 1 लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है।
अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम खिरकाई जिला श्योपुर के कृषक दिनेश पाठक ने। यह नींबू के बाग में लगने वाले कीट व रोगों के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं। तो दिनेश पाठक जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। नींबू में प्रमुख कीट एवं रोग का प्रबंधन कैसे करें, इस पर अगर किसान भाई ध्यान देंगे तो उनका फसल रोग एवं कीट से सुरक्षित रहेगा। नींबू में नींबू की तितली लगती है, लेमन बटरफ्लाई। यह छोटी उदर वाली बड़ी तितली होती है। इसके पंख पीले धब्बे युक्त सुनहले होते हैं। मादा कीट मुलायम पत्तियों पर अंडे देती हैं। शिशु कीट पत्तियों को खाकर पत्ता विहीन कर देती हैं। इसके प्रबंधन हेतु इनके अंड समूह तथा पिल्लुओं को हाथ से चूनकर शुरुआत में ही नष्ट कर दें। इसके अलावा मालाथियन 50% इसी का 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इसके अलावा नींबू के बाग में सिट्रस सिल्ला कीट का प्रकोप होता है। ये कीट छोटे छोटे आकार के होते हैं तथा पत्तियों के निचले भाग पर रहते हैं और पुष्प कलिका के अगल बगल अंडे देते हैं। ये कीट पौधों की नई पत्तियों तथा कोमल भागों से रस चूसकर एक विशेष प्रकार का मधु स्रवित करते हैं, जिसके कारण पौधों पर फफूंद फैल जाती है तथा पत्तियां काली पड़कर सूखने लगती हैं। इसलिए इस कीट का नियंत्रण करना जरूरी होता है। तो इस कीट का रोकथाम करने के लिए इमिडाक्लोपिड 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में घोल बनाकर पौधों पर छिड़काव करना चाहिए। फल चूसक कीट से भी परेशान रहते हैं। इसके वयस्क नींबू के बाग के निकट कुछ जंगली पौधों पर रहते हैं तथा प्रजनन करते हैं। ये प्रायः फल में छेद कर रस चूस लेते हैं। फल स्वरूप फल सड़कर गिर जाते हैं। इनके प्रबंधन के लिए नींबू के बागों के निकट जंगली पौधों को नष्ट कर दें, साफ सफाई रखें, प्रकाश फंदा का उपयोग करें, पकड़े गए वयस्क कीटों को नष्ट करें। 1 किलो गुड़, 60 ग्राम सिरका, 30 ml मालाथियन 50 EC का 10 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। नींबू के बाग में कई प्रकार के रोगों का प्रकोप भी देखा जाता है। इन रोगों में से मुख्य रूप से सिट्रस कैंकर रोग देखा जाता है। इस रोग से पौधों की पत्तियों, टहनियों व फलों पर पीले और भूरे रंग के खुरदरे धब्बे दिखाई देते हैं। ये रोग जीवाणु द्वारा नींबू के पौधों में होता है। तो क्या इस रोग के लक्षण एवं नियंत्रण उपाय हैं? आइए जानते हैं। अत्यधिक आक्रांत होने की स्थिति में पौधे पत्ता विहीन हो जाते हैं। गोलनुमा सड़ा हुआ धब्बा बन जाता है जो बाद में बड़ा होकर भूरे रंग का हो जाता है। इसमें बरसात में ही कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% घुलनशील चूर्ण का 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे कि फसल सुरक्षित रहे। इसके अलावा वीदर लीफ तथा फल का गिरना, यह भी बीजाणु हवा द्वारा बहाकर प्रसारित होने वाला बीमारी है। ये आक्रांत पौधे के अवशेष में जीवित रहते हैं। इस रोग के कारण नई कलियां सूख जाती हैं। मृत उत्तक पर काले रंग का धब्बा बन जाता है। फल अपरिपक्व अवस्था में ही पीले पड़कर गिर जाते हैं। इसके प्रबंधन हेतु ऊपर से सूखी टहनियों को तेज चाकू से काटकर हटा दें। इसके अलावा कार्बेंडाजिम 50% घुलनशील चूर्ण का 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। निश्चित रूप से नींबू का फल बताए हुए कीटों एवं रोगों से सुरक्षित रहेगा। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। ट्रैक्टर चलित आलू खुदाई यंत्र की कार्यविधि एवं इसके लाभ। प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई के लिए किसान करें जायद फसलों की खेती। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatamp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को आप दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।